नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में, जिसके अंदर राजस्थान के हर परिवार को 10 लाख तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा दिया जाता है, उनका बीमा किया जाता है। शुरुआत करते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य इसका है राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं, जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत बीमित परिवार को लगभग 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है, जो कि निःशुल्क है। चलिए जानते हैं इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकता है। इस योजना के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जितने भी परिवार हैं, उनके सदस्य हैं, वो सभी बीमित हैं, बीमित परिवार है, वो पात्र हैं। और आरजीएचएस के तहत पंजीकृत परिवार है। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके अंदर सभी सरकारी कर्मचारी आते हैं, वो इसमें पात्र हैं। और ऐसे विद्युत कर्मी जो कि 1 जनवरी 2004 के पूर्व के, मतलब विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारी जो कि 2004 से पहले भी लगे हुए हैं, उनको भी इसमें पात्रता दी गई है। अब देखते हैं इसकी पात्रता क्या क्या है। इसके अंदर दुर्घटना बीमा योजना का लाभ कब कब देय होगा, इसके बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं के तहत ही बीमित परिवार के सदस्य या सदस्य की मृत्यु होने पर अथवा उसका शारीरिक क्षति होने पर, वो विकलांग होने पर, तभी ये बीमा देय है, इसका लाभ देय है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य हिंसात्मक और दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए, ना कि पहले हो रखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कोई भी बीमा नहीं किया जाता है, उसका लाभ नहीं दिया जाता है। मृत्यु या क्षति का सीधा संबंध प्रोक्सीमेट कॉज दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान भुगतान देय होगा। इसके अंदर निम्न प्रकार के दुर्घटनाएं सम्मिलित है। पहला है सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना और वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या क्षति। दूसरा है बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु या उसकी क्षति। तीसरा है मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति। चौथा है बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति। पांचवा है रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु, मतलब किसान भाई कोई भी खेत में अपना रासायनिक छिड़काव कर रहे हैं, तो उस समय अगर उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, उस जहर की वजह से, तो उसका बीमा दिया जाएगा, उसको लाभ मिलेगा। छठी है डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति। और सातवीं है जलने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति। ये 7 प्रकार के प्रॉब्लम्स है। यदि इनकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसका कुछ क्षति विक्षति हो जाती है, अंग भंग हो जाता है, तो उस समय उसका बीमित को इस योजना का लाभ देय होगा। इसके अंदर यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है भाई किस समय पर इसका लाभ देय नहीं होगा। कोई ऐसे मान ले कि भाई मेरे तो पहले से ही है और क्या मेरे को भी इस बीमा का लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर सरकार द्वारा कैटेगरी तय की गई है। जो अभी पहले बताई वो 7 प्रकार की क्षति या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या उनकी क्षति के अंदर ही ये लाभ देय होगा। बाकी अन्य अन्य प्रकार की क्षतियां जैसे जैसे कि विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी, हृदयाघात अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां, तो इसके अंदर इस बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि किसी की मौत कैंसर से होती है, टीबी से होती है, उसका हार्ट अटैक होता है या व्यक्ति पागलपन से मर जाता है, वो इसमें कवर नहीं है। दूसरा हत्या या हत्या का प्रयास, आत्म क्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास। यदि कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के द्वारा मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका या फिर हत्या के प्रयास में उसको वो विकलांग हो जाता है या खुद आत्महत्या करने की सोचता है या उसकी आत्महत्या के कारण मृत्यु हो गई है, तो भी ये लाभ देय नहीं होगा। या कोई बीमित सदस्य है, वो नशीले पदार्थ लेता है, ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी इसका लाभ देय नहीं होगा। और चौथा, यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है, चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति,
किसी प्रकार का भी ऑपरेशन हो रहा है, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी ये लाभ देय नहीं होगा। नाभिक की विकिरण अथवा परमाणु स्तरों से होने वाली क्षति, मतलब युद्ध के अंदर यदि कोई परमाणु बम या अणु बम की वजह से, उसके विकिरण की वजह से मौत हो जाती है। छठा है युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति। यदि बाहर से आक्रमण हो गया है, युद्ध हो गया है, कोई बाहर से आकर के मार के चला जाता है, या गृह युद्ध के अंदर आपसी लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है, या वो व्यक्ति देशद्रोह की गतिविधियां कर रहा है, तो उसके अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी नहीं मिलेगा लाभ। सातवां, गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति। यदि किसी महिला को गर्भधारण के समय या प्रसव के समय उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका भी बीमा इसमें कवर नहीं है। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति। यदि कोई व्यक्ति कानूनी कोई काम इलीगल कर रहा है और उस समय उसको क्षति हो जाती है, तो भी बीमा देय नहीं है। एविएशन में एंगेज होने, बैलूनिंग, माउंटिंग, डिसमाउंटिंग के समय, तो एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई क्षति, मतलब आप कोई भी स्टंट कर रहे हो हवा में, बैलूनिंग कर रहे हो, माउंटिंग कर रहे हो, उस टाइम पर भी यदि आप कहीं से गिर जाते हो, तो आपको इसमें कवर नहीं मिलेगा। विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर होने की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत लाभ देय नहीं होंगे। मतलब यदि आपका हाथ और पैर फ्रैक्चर होता है, केवल टूट जाता है, तो उसके अंदर बीमा राशि का लाभ देय नहीं होगा। और एक है जहरीले जहरीले जंतु के कारण मृत्यु अथवा क्षति होने पर, कोई सांप बिच्छू काट जाए, उसके कारण मृत्यु हो जाए, तो उसका लाभ भी इसमें नहीं दे। पॉलिसी की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। पहले यह राशि 5 लाख थी, पर अब ये 10 लाख रुपए। मतलब एक ही वर्ष में यदि एक से अधिक दावे होते हैं बीमा के, तो उसके अंदर कुल मिलाकर राशि है वो अब 10 लाख रुपए से अधिक की नहीं दी जाएगी। यदि पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश क्षति होती है तथा उसी पॉलिसी वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है, तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किए गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। यदि एक ही वर्ष में पहले से आपको भुगतान किया जा चुका है और दूसरी क्षति और हो जाती है, तो पहले जो भुगतान किया गया है उसको माइनस करके बची हुई राशि ही आपको दी जाएगी। अब बात करेंगे इस योजना के अंतर्गत कितना भुगतान दिया जाएगा। इसके अंदर दुर्घटना का प्रकार के अनुसार ही दुर्घटना का लाभ देय होता है। पहला है दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए। दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि परिवार में एक की मृत्यु होती है तो 5 लाख, और दो की होती है तो 10 लाख रुपए। और दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ और एक पैर या एक हाथ और एक आंख या एक पैर और एक आंख की पूर्ण रूप से क्षति होती है, मतलब या तो पैर कट गया है, हाथ कट गया है, या फिर आंख फूट गई है जिससे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ही ये लाभ दिया जाएगा, जिसका जिसकी राशि है 3 लाख रुपए। और यदि दुर्घटना में एक हाथ पैर या आंख की पूर्ण क्षति, एक हाथ पैर की क्षति होती है तो 1.5 लाख रुपए, और दोनों हाथ पैर, एक हाथ और एक पैर, एक आंख और एक हाथ, इस प्रकार से यदि दो क्षतियां हो जाती है तो 3 लाख रुपए, और कोई एक की क्षति होने पर 1.5 लाख रुपए का भुगतान आपको सरकार द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका आवेदन कैसे किया जाएगा। इसके अंदर है परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। मतलब कि कोई भी मृत्यु या दुर्घटना होने पर उसका आवेदन ऑनलाइन ही किया जाएगा, जिसका आवेदन ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति जो इस परिवार में हो 18 साल से ऊपर का हो वो कर सकता है। दुर्घटना दिनांक, मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना जरूरी होगा। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो 60 दिन, और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दिन से 60 दिन, उस अवधि में यदि आप आवेदन करते हैं तो ही आपको भुगतान देय होगा।
कुछ कारणों की वजह से यदि दावा लेट हो जाता है तो उचित कारण के साथ में आप 90 दिवस तक उसका आवेदन कर पाएंगे। दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भिजवाया जाएगा। मतलब कि जन आधार के द्वारा ही ये दावा ऑनलाइन किया जाएगा। उसके अंदर जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उन पर ओटीपी जाएगी। मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी भिजवाया जाएगा। मतलब यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई तो अन्य सदस्य के द्वारा जो आवेदन किया जाएगा तो जन आधार में उसके जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर ही ओटीपी जाएगी। पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जाएगा तथा पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावे को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। और कोई भी दस्तावेज है वो ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे। यदि दावा सही पाया जाता है तो आपको भुगतान 30 दिवस के अंदर कर दिया जाएगा। बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति और अस्वीकृति के संबंध में या कोई कमी पूर्ति करनी है तो उसके संबंध में मैसेज भिजवाया जाएगा। दावा स्वीकृत योग्य होने पर बीमाकर्ता कंपनी द्वारा जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। यदि दावा स्वीकार हो जाता है तो जन आधार कार्ड में मुखिया के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर शेष परिवार के सदस्यों में भुगतान की राशि समान भागों में विभाजित करके बीमाकर्ता द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी। यदि मुखिया और उसके पति दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बचे हुए जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सदस्यों में समान रूप से राशि बांट दी जाएगी और उनको उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी। मतलब कि जन आधार कार्ड में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों की सभी की मृत्यु हो जाती है तो किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। और यदि कोई पारिवारिक विवाद है तो उसकी स्थिति में न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उसके अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज है वो देख लेते हैं। दुर्घटना के प्रकार के अनुसार उसके दस्तावेज भी अलग अलग हैं। जैसे पहला है सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना और वायु दुर्घटना या बीमित व्यक्ति के ऊंचाई से गिरने पर और मकान के ढहने के कारण। इस तीन प्रकार की दुर्घटनाओं के अंदर मृत्यु होने की स्थिति में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और दूसरा दस्तावेज है इनमें से कोई एक, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एफआईआर या रोजनामचा या मरग की रिपोर्ट या पंचनामा या चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी। इन चारों में से कोई एक होना जरूरी है। और कोई क्षति होती है तो चिकित्सालय की रिपोर्ट, दूसरी है एफआईआर की कॉपी और तीसरी है उसकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और चौथी है मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र, मतलब दिव्यांग सर्टिफिकेट जो जारी किया जाएगा वो भी होना जरूरी है। तो 4 डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए और मृत्यु होने की स्थिति में दो डॉक्यूमेंट ही चाहिए। दूसरा है बिजली के झटके के कारण और रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम या चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी, तीसरी उसकी एफआईआर और चौथी इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तो ये 4 चीज़ें देनी होगी। और यदि क्षति होती है तो चिकित्सालय की रिपोर्ट और उसके डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट क्षति होने पर दिए जाएंगे। मृत्यु होने पर 4 डॉक्यूमेंट्स और कोई टूट फूट होने पर या विकलांग होने पर ये 3 दस्तावेज दिए जाएंगे। और तीसरी कंडीशन है डूबने के कारण या जलने की अवस्था में, तो उसके अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, उसकी एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफआर जो जांच रिपोर्ट होती है वो। और कोई क्षति होने पर वो ये चिकित्सालय की रिपोर्ट होनी जरूरी है, एफआईआर या रोजनामचा होना जरूरी है, एफआर होनी जरूरी है और उसके डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल द्वारा जारी अपंगता का प्रमाण पत्र। इसके अलावा भी बीमाकर्ता द्वारा आवश्यकता अनुसार दूसरे दस्तावेजों की मांग की जा सकेगी, वो भी उपलब्ध करवाना आवश्यक है। तो ये थे इसके कुछ आवश्यक दस्तावेज। तो ये पूरी जानकारी थी आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका भी इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें, जवाब दिया जाएगा। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।